डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है, शेयरिंग क्या है और उसका बेसिक पर्पस क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स शेयर करने के प्रमुख तरीके कौन से हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए, जो सबसे कॉमन तरीका है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बोले आप वॉलंटियर कीजिए और आपने जो रिस्पॉन्सेज लिखे हैं उसको बोल करके सबको सुनाते हुए पढ़िए। इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं। एक तो बच्चों में वॉलंटियरिज्म डेवलप होता है, सेल्फ इनिशिएटिव डेवलप होता है, एक फ्री स्पेस मिलता है। बट इसका माइनस पॉइंट ये है कि यदि बच्चों में शेयरिंग का कल्चर डेवलप नहीं हुआ है तो शायद वो वॉलंटियर करने से बचेंगे। दूसरा जो तरीका है कि पार्टनर रीडिंग, स्टूडेंट्स जो है अपने रिस्पॉन्सेस किसी पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं ओरली, और या जो उन्होंने नोट्स लिखा है, जर्नल राइटिंग किया है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि कब कंपेरेटिवली सेफर इन्वायरमेंट है। बच्चों को लगता है हम अपने दोस्त से ही तो शेयर कर सकते हैं, तो थ्रेटेंड फील नहीं करते, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तीसरा जो एक तरीका है, वो शिक्षक जो है वो स्मॉल ग्रुप्स बना दे और उसमें वो शेयर करने के लिए इनकरेज करें, और फिर बाद में उनमें से किसी एक का रिस्पॉन्स जो है वो पूरे क्लास में डिस्कस किया जा सकता है। तो ये तीसरा तरीका है। या फिर स्मॉल ग्रुप में कहा जाए कि दो रिस्पॉन्स जो बिल्कुल डिफरेंट या कंफ्लिक्टिंग हो, बिल्कुल एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से देखा गया या समझा गया हो या इंटरप्रेट किया गया हो, उसको फिर पूरी क्लास के साथ शेयर करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे रिस्पॉन्सेस को शेयर किया जा सकता है। और पांचवा तरीका भी है कि रिस्पॉन्सेस टीचर ने कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, उसको इवेल्युएट कर लिया, और उसमें जो कुछ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज हैं या यूनिक रिस्पॉन्सेज हैं या कंट्राडिक्टरी रिस्पॉन्सेज हैं, उसको वो क्लास में लेके आए और उस पर चर्चा करे। और फिर इसी बहाने जो एक ही टेक्स्ट से अलग अलग निष्कर्षों पे पहुंचने की कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। इस प्रक्रिया से बच्चों में जो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए, मीनिंग मेकिंग स्किल्स के लिए बहुत क्रूशियल हैं, वो भी डेवलप हो पाता है। तो शेयरिंग रिस्पॉन्सेस के ये 5 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। स्कूल के शुरुआती दिनों में या शुरुआती क्लासेस में जब स्टूडेंट्स खासकर रेटिसेंट हो, रेटिसेंट का मतलब ये है कि वो खुद खुल करके आगे नहीं आ रहे हों, तो यहाँ पर टीचर जो है वो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को घटा सकता है जिसको कि बोल के पढ़ा जाना है स्टूडेंट्स की तरफ से, ताकि जो उनमें जो रेटिसेंस है वो थोड़ी सी उसको हम एड्रेस कर पाएँ। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स फेमिलियर हो जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया के, शेयरिंग की उनको आदत पड़ जाती है, और उनको लगता है कि उनको कोई जज नहीं करेगा, बल्कि उनको ओपनली सुना जाएगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो वॉलंटियरिंग वाला है या शेयरिंग इन द स्मॉल ग्रुप वाला है या शेयरिंग ओपनली वाला जो चीज़ है वो डिस्कस हो पाएगा। तो बेसिक मैसेज ये है कि 5 तरीके तो हैं, लेकिन कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि रीडिंग या रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी का कल्चर कितना डेवलप हुआ है। यदि वो कल्चर अभी शुरुआती दौर में है तो वॉलंटियरिंग उम्मीद करना बेकार है, वहाँ पर शिक्षक को और ज़्यादा भूमिका निभाने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गई। अच्छा, हाँ, फिर जैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बोल्ड होता चला जाता है, और पर्सनल कनेक्शंस को लेकर के वो बोल सकते हैं कि आप जब हमारा रिस्पॉन्स क्लास में शेयर करते हैं टीचर, तो जो पर्सनल कनेक्शंस वाला है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियल हो। अब हम आते हैं शिक्षक की भूमिका पे। देखिए, शिक्षक की 5 भूमिकाएं मुझे लगती है कि एक तो शिक्षक की भूमिका प्रोविजनिंग की है, कि शिक्षक जो है वो टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए और शेयरिंग के लिए टाइम तय करेगा, टेक्स्ट डिसाइड करेगा, शेयरिंग करनी कैसे है, उस प्रक्रिया में क्या करना है क्या नहीं करना है वो गाइडेंस देगा। तो शिक्षक की एक जो भूमिका है शेयरिंग की प्रक्रिया में, वो है प्रोविजनिंग की भूमिका। टाइम प्रोवाइड करेगा, टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ये कोई वेल स्टडीड नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा मॉडलिंग रोल है। शेयरिंग करनी कैसे है और कैसे नहीं करनी है,
ग्रुप में कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं करना है, आइडियाज को कैसे बिल्ड करना है और कैसे नहीं करना है। शिक्षक एक मॉडल के रूप में काम करता है। मॉडलिंग कैसे? क्वेश्चंस को वर्बलाइज कर सकता है, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है उसको वर्बलाइज कर सकता है, नए ज्ञान और पुराने नॉलेज को लिंक करना डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, कनेक्शंस जोड़ने दिखा सकता है। फिर कुछ हाउ टूज हैं, टॉपिक पे कैसे रहा जाता है, कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है, किसी को ऑफेंड किए बिना असहमत कैसे हुआ जाता है, किसी की आलोचना कैसे करनी होती है, किसी के विचारों की आलोचना करनी कैसे होती है, उस व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी है, उसके विचारों की कैसे करनी है, ओपन माइंड कैसे रखना है यदि कोई मेरे विचारों की आलोचना कर रहा है, अपने विचारों को टेक्स्ट से के उदाहरण लेकर कैसे प्रमाणित करना है, दूसरों की आइडिया को कैसे बिल्ड करना है जिसको पिगी बैक कहते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ग्रुप में हर व्यक्ति की पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर करानी है, दूसरों को इनकरेज कैसे करना है, तो ये सब टीचर पहले करके बताता है। तो शिक्षक की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है मॉडल, वो मॉडल के रूप में काम करता है। तीसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में इसके स्किल्स नहीं होते, शेयरिंग के, ग्रुप में शेयरिंग के स्किल्स नहीं होते, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट एटीट्यूड है, ग्रुप बिहेवियर के जो एथिक्स हैं, तो वो जो डिफरेंट कॉग्निटिव या प्रेजेंटेशनल स्किल्स है, इफेक्टिव शेयरिंग इन ग्रुप के लिए जो एटीट्यूड चाहिए और ग्रुप बिहेवियर के लिए जो एथिक्स चाहिए, वो डेवलप करना स्टूडेंट्स में, वो शिक्षक की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। फैसिलिटेटर की भूमिका तो है ही, शेयरिंग को फैसिलिटेट करना, बीच में यदि गाड़ी अटकती है कहीं तो उसको धक्का लगाना, डिस्कशन को आगे ले जाना, तो फैसिलिटेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और चैलेंज करना, यदि लगे कि स्टूडेंट्स घिसी पिटी बातें कर रहे हैं तो बीच में कोई आइडिया, कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल दे करके उनको और आगे जाने के लिए, उनको और गहरे जाने के लिए धक्का लगाना, तो ये जो है वो शिक्षक के महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। अब हम आते हैं आखिरी कि आखिर इसके, अच्छा थोड़ा सा टीचर की भूमिका पे और चर्चा कर लें पहले, कि आदर्श स्थिति में तो शिक्षक की भूमिका सिर्फ मॉनिटरिंग की है ना, पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा ज्यादा इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, या करनी भी है तो जैसे ग्रुप के बाकी मेंबर हैं, शिक्षक भी एक मेंबर के रूप में बैठा है और वो अपने रिस्पॉन्सेज दे रहा है। आइडियल कंडीशन तो ये है। बट यूजुअली क्या होता है कि यदि टेक्स्ट को प्रॉपरली नहीं पढ़ा गया है तो टीचर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, देखता है कि बच्चे क्या मिस कर रहे हैं और उसको हाईलाइट करता है। और यदि लगता है कि रीडिंग के फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है तो हो सकता है शिक्षक को फिर कोई डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल करना पड़े, ये देखने के लिए कि आखिर रीडिंग की प्रक्रिया में बच्चों को प्रॉब्लम आ क्यों रही है। मान लो टेक्स्ट बहुत बढ़िया से समझा गया है, दो ही कंडीशन है ना, या तो पुअरली समझा गया है तो शिक्षक की भूमिका क्या है वो उसकी मैंने चर्चा की, और यदि टेक्स्ट प्रॉपरली समझा गया है तो टीचर को तो सिर्फ उस अंडरस्टैंडिंग को सप्लीमेंट करना है थोड़ी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन के द्वारा। यहाँ पर टीचर एज फैसिलिटेटर ज्यादा है और मॉनिटर कर रहा है ओवरऑल सिचुएशन को। बेनिफिट्स पे आते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक मीनिंगफुल कोलैबोरेटिव मीनिंग मेकिंग की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। जैसे ही वो पर्सनल रिस्पॉन्सेस शेयर करते हैं, ओवरऑल जो रिस्पॉन्स की प्रक्रिया है वो कोलैबोरेटिव हो जाती है, एक दूसरे से सीखते हैं। वो ये देखते हैं कि एक ही टेक्स्ट को अलग अलग कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन तक कैसे पहुंचते हैं। एक ही रीडिंग प्रक्रिया है बट उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज के बारे में भी पता चलता है, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चलता है। और उसका फायदा क्या होता है कि आगे पढ़े जाने वाले टेक्स्ट में बच्चे वैसी स्ट्रैटेजीज भी यूज करते हैं जो उन्होंने शेयरिंग के दौरान देखी थी कि उनके साथी ने इस्तेमाल किया, तो उनका खुद का जो स्किल का क्षेत्र है वो एक्सपैंड होता है शेयरिंग के द्वारा। और उसमें शिक्षक को एक बेनिफिट ये होता है कि शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, किस बच्चे की रीडिंग बेहतर है, किसकी मीनिंग मेकिंग बेहतर है, किस तरह की प्रक्रियाएं हैं, किस तरह के आउटकम है, उससे टीचर को इवेल्युएट करना इजी हो जाता है। उनकी जो प्रगति है उसको वो समझ सकते हैं, आगे उनकी क्या डेवलपमेंटल नीड है उसको भी एसेस कर सकते हैं, और जहां भी उनको गाइडेंस या पर्सनल गोल की जरूरत है वो उसको प्रोवाइड करते हैं।
तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि मीनिंग मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि जो रीडर है वो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को रिस्पॉन्ड करे। टेक्स्ट के बारे में हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस में उसको डिस्कस किया है पिछले सीरीज में, और कॉन्टेक्स्ट के बारे में ब्रीफली मैंने आज डिस्कस किया है, जिसमें फोकस जो है वो उस टेक्स्ट को किस व्यक्ति द्वारा, किस समय में, किस जगह पर, किन परिस्थितियों में लिखा गया है, कॉन्टेक्स्ट का एक मतलब। दूसरा, उस टेक्स्ट में जो कैरेक्टर हैं उनके खुद के परिस्थितियां क्या है, उनके खुद के कॉन्टेक्स्ट क्या है। और तीसरा, रीडर जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है वो किस चश्मे से देख रहा है, वो उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो टेक्स्ट को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और उससे मीनिंग मेकिंग जो है वो डीपर हो जाती है। फिर उन रिस्पॉन्सेस को जब हम टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उन रिस्पॉन्सेस को शेयर जब करते हैं तो उससे पता चलता है कि दूसरों की पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी कॉम्प्रिहेंशन और कॉग्निशन की स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनकी शेयरिंग की स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन की स्ट्रैटेजीज क्या हैं। और उसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है कि एक कॉन्फिडेंट रीडर डेवलप होता है, जो अपने आप को, यदि उसको कोई गलत प्रूफ करे तो बुरा नहीं मानता, और दूसरों के तर्क में कुछ गलती होती है तो उसको हाईलाइट करने में घबराता नहीं है, और अपने व्यू को चेंज करने के लिए ओपन माइंडेड होता है, और दूसरों से सीखने के लिए वो ओपन माइंडेड होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है वो प्रोवाइडर की है, एक मॉडल की है, एक डेवलपर की है, एक फैसिलिटेटर की है, और एक ऐसे व्यक्ति की है जो स्टूडेंट्स की मान्यताओं को चैलेंज कर सके, ताकि वो और गहरे और दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से मीनिंग मेकिंग की प्रक्रिया में इंगेज हो सके।